हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है लाइफ का टॉपिक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का है। तो इस टॉपिक को या तो आप मेरे को डीएम कर दीजिए ताकि मैं वहाँ पे अपन डिस्कशन कर लेंगे इस टॉपिक पे। बट जो अभी मेन टॉपिक है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर है, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो और लोगों को आ जाने दीजिए थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से। फर्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चनर्स प्रिपेयर कर रखे हैं कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, क्या प्रोसेस है फाइलिंग के लिए और सब कुछ। तो हम धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है क्या। तो बेसिकली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको आपको पास करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक परमानेंट एडवोकेट होंगे। यानी अगर आपने एनरोलमेंट भी करा दिया और आपने एआईबी क्लियर नहीं किया तो आप एक परमानेंट एडवोकेट नहीं होंगे। आप सिर्फ एक टेम्पररी एडवोकेट होंगे जो कि 2 इयर्स के लिए होगा एज पर द बार काउंसिल नॉर्म्स। तो आपको एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको परमानेंट एडवोकेट बनना है तो ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड कि कौन अप्लाई कर सकता है एआईबी एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो अप्लाई केवल वही पर्सन कर सकता है जो कि एक लॉ ग्रेजुएट हो। यानी कि आपको एआईबी एग्जामिनेशन के लिए लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा। लॉ ग्रेजुएट होने से पहले भी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी आप एआईबी को फुलफिल के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कब आपको ज़रूरत पड़ेगी एआईबी एग्जामिनेशन के लिए। तो बेसिकली जब आप लिटिगेशन फील्ड में आते हैं, यानी आप एक एडवोकेसी फील्ड के अंदर एंटर करते हैं, तब आपको एआईबी एग्जामिनेशन की 101% ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप एज एन एडवोकेट कोर्ट्स के अंदर अपीयर नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट, एआईबी एग्जामिनेशन दिए बिना क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एआईबी एग्जामिनेशन देने दिए बिना भी, लेकिन फॉर ओनली 2 इयर्स। तो उसका प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि एआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना होगा। आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट डिग्री कॉलेज से आपको मिल चुकी होनी चाहिए। देन आफ्टर आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा एडवोकेट के लिए। एनरोलमेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल के कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा जो कि लाइफ टाइम रहेगा आपके एडवोकेट टैग के साथ। यानी कि जो आपका नेम है वो एनरोल्ड हो जाएगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर। उसके बाद में आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। एनरोलमेंट नंबर मिले बिना आप एआईबी के लिए एप्लीकेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। यानी कि एआईबी एग्जामिनेशन अप्लाई करने के लिए मेन और फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब आपको स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी, उसके बाद में आपको एआईबी की वेबसाइट पर जाना होगा। एआईबी की वेबसाइट पर जाने के बाद में वहाँ पर एक लॉगिन साइन अप का ऑप्शन होगा। तो आपको अपनी आईडी जनरेट कर लेनी है। आप जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद में वो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगेगा, जैसे कि आपके फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो कि स्टेट बार काउंसिल से इशूड होगा। तो इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि आपके खुद के सिग्नेचर करके वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और जो बेसिक डिटेल्स एआईबी के एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई है आपको उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसके बाद में कुछ फीस स्ट्रक्चर है इसका बेसिकली, कि जो जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3560 रुपीज़ है, और जो एससी एंड एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2560 रुपीज़ है। तो ये फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और जब एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर दे, सबमिट कर दे, उसके बाद में आपको कोई भी हार्ड कॉपी बाय पोस्ट एआईबी डिपार्टमेंट में नहीं भेजनी है, ना ही बार काउंसिल में कुछ भेजना है आपको। ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है और ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल की। तो
2000 वो 16th बार काउंसिल एग्जामिनेशन में एक नया प्रोसीजर लाया गया जिसके अंदर ये कहा गया था कि अब आप केवल बेयर एक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेयर एक्ट्स होंगे केवल बेयर पोर्शन वाले, यानी कोई कमेंट्रीज नहीं होगी उसके अंदर और कोई केस लॉ नहीं होगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सिर्फ जो एक बेयर पोर्शन होता है जो कि लेजिस्लेचर ड्राफ्ट करके भेजती है, केवल वही बेयर पोर्शन होगा उस बेयर एक्ट के अंदर, वही अब आप यूज़ कर सकते हैं। जो 15 बार काउंसिल एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आप सब कुछ यूज़ कर सकते थे, इवन बुक्स आप ले जा सकते थे, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज और आपके नोट्स तक आप उसके अंदर एग्जाम में ले जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप केवल बेयर एक्ट ले जा सकते हैं जो कि सिर्फ बेयर पोर्शन को इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट कि एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो बार काउंसिल एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर सिंपल सा है। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको 100 मार्क्स में से ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ही लेकर आए, सिर्फ आपको 40% मार्क्स चाहिए। यानी आपने अगर 100 में से 40% क्वेश्चन भी सही किए तो आप पास हो जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। और इसमें ऐसा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज लेकर आनी होगी तो आप टॉपर कहलाएंगे, या इससे कम लेकर आएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 40% मार्क्स लेकर आने हैं और 40% मार्क्स लेकर आने वाला पास कहलाएगा और 99 लेकर 100 लेकर आने वाला भी पास कहलाएगा। कोई परसेंटेज नहीं होगी और कोई आपका रिजल्ट के टाइम पर भी कोई परसेंटेज शो नहीं की जाएगी। सिर्फ आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें ये लिखा हुआ होगा पास और फेल, बस दैट्स इट। तो आप लोग ये सोचे कि भाई हमें कितने परसेंटेज लाने चाहिए या 99 लाएंगे तो हमारी रैंक अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं पास करने के लिए एआईबी एग्जामिनेशन को। फिर जब आप एआईबी एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। पहले 2008 से पहले जब एआईबी एग्जामिनेशन नहीं था तब प्रोसेस ये था कि जब आप एनरोलमेंट कराते थे उसी के साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था प्रैक्टिस का, यानी आप परमानेंट एडवोकेट हो जाते थे। लेकिन जब से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आया है तब आप एक टेम्परेरी एडवोकेट हैं जब तक कि आपने एआईबी क्लियर नहीं किया। तो एआईबी क्लियर करने के बाद बार काउंसिल आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देगी कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है वो हर 5 ईयर्स के अंदर अपडेट होगा, यानी कि हर 5 साल के अंदर उसको आपको री इशू करवाना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल से। अब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपको इशू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो आपको स्टेट बार काउंसिल से उसको वापस से हर 5 साल के अंदर री इशू करवाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि री इशू का प्रोसेस इसलिए है कि 5 साल के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो उन एडवोकेट्स को उनका जो लाइसेंस है, एनरोलमेंट है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल उन्हीं का लाइसेंस कंटिन्यू किया जाता है। इसलिए उसको रिन्यू कराना जरूरी होता है हर 5 साल के अंदर। तो ये तो था बेसिक जो भी नॉलेज थी एआईबी से रिलेटेड। तो अब हम एक सिलेबस की बात कर देते हैं। तो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वो न्यू सिलेबस अपडेट करेंगे। अभी तक जो सिलेबस है हम उसी की बात कर लेते हैं पहले। तो इसके अंदर टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं जो 2016 बार काउंसिल एग्जामिनेशन तक था। इसमें 19 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, उसके अंदर 10 मार्क्स का पेपर आएगा, और आईपीसी 8 मार्क्स का पेपर, सीआरपीसी 10 मार्क्स का, सीपीसी 10 मार्क्स का, एविडेंस 8 मार्क्स का। और उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही कम मार्क्स के हैं, जैसे कि एडीआर 4 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स का आएगा, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 मार्क्स का, प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स का, कंपनी लॉ 2 मार्क्स, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स के हैं। फिर टॉर्ट्स एंड इन मोटर व्हीकल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये 5 मार्क्स का है। टैक्सेशन 4 मार्क्स का आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये 8 मार्क्स का प्रोसेस सब्जेक्ट आएगा। और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी 2 मार्क्स का। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि हम सॉल्व कैसे करें पेपर को। तो
आपका जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू आएगा, और अगर आपके पास इवन बेयरेक्ट भी है तो आप 40% मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अब वो कैसे? तो इसका एक ट्रिक है हल्की सी, जो मैंने इवन मेरे बार एग्जामिनेशन के टाइम पर की थी और सक्सेस रहा मेरा उस पर, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जो 10 मार्क्स और 8 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस रखना है मेन। तो क्योंकि आपको 40 मार्क्स चाहिए, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके 10 मार्क्स और 8 मार्क्स के हैं। तो अगर आप इन पे भी कवर करते हैं तो आप अराउंड 60 मार्क्स तो आराम से ले आएंगे। फिर उसके बाद में आपको करना ये है कि इनकी बेयरेक्ट तो आपको रखनी ही रखनी है आपके साथ में। अब क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये सर्टेन चीज है ये किस सेक्शन में लिखी हुई है। अब आपका अगर बेयरेक्ट का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली जैसे जाना है कि अगर ठग से रिलेटेड या फिर थेफ्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन उसने पूछ लिया कि थेफ्ट में ये कुछ लिखा हुआ है, तो आप बताइए कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो आपको थग वाला जो है, थेफ्ट वाला जो चैप्टर है वो खोलना है आईपीसी के अंदर और देखना है, फिर आपको उसको मैच करना है और इजीली आप उसका आंसर लिख देंगे, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 67 सेक्शन 80 ऑफ दिस एक्ट क्या कहता है। तो आप उसको इजीली, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो जब एआईबी एग्जाम देते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट तो हर सब्जेक्ट्स के पढ़ के जाएं, ताकि वो कन्वीनियंट रहेगा आपको एग्जाम देते टाइम। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने भी यूज़ की अपने एआईबी एग्जामिनेशन के टाइम पे, और मैं पास हो गया था, नो डाउट। तो आप लोग भी यूज़ करिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले 1-2 मंथ के अंदर ही एआईबी एग्जामिनेशन कराए, 17 एग्जामिनेशन कराए। तो आप लोग अभी से अगर एनरोलमेंट नहीं कराया जिन लोगों ने, वो एनरोलमेंट करवा दें, क्योंकि बिना एनरोलमेंट के एआईबी एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते। और जिन्होंने एनरोलमेंट करा दिया है वो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स को रीड आउट कर लीजिए। जो आरजेएस की कोचिंग कर रहे होंगे या जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग कर रहे होंगे या किसी एग्जामिनेशन की कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, उनको तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो डीपली स्टडी करते हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट तो उनके नॉलेज में रहता है। लेकिन जो सिर्फ लिटिगेशन फील्ड में जाना चाहते हैं वो लोग नहीं पढ़ते, तो इसलिए उनके लिए यही है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट तो एक बार रीड आउट मार लीजिए, आपको बहुत कन्वीनियंट होगा और ईजी होगा पेपर देने के लिए। तो अब अगर किसी के और क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। सो कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लाइव यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए लाइव में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लाइव पे भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।